जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। 18 फरवरी को हमारा पहला हिंदी का पेपर है। तो आज हम लोग हिंदी के पेपर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से क्या लिखना है और कैसे पेपर को समझना है। तो आइए हम लोग पेपर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हिंदी का जो पेपर है, ये प्री बोर्ड में अभी कराया गया था वो पेपर है, और जो पूर्णांक है वो पूरे 70 नंबर का है, और हमारा हिंदी का पेपर है ये। और जो पेपर का ये पैटर्न जो है वो सेम पैटर्न रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इसी तरीके से पेपर आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो बहुविकल्पीय हैं, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो हमें OMR सीट में भरना होंगे। उसके बाद में बाकी लिखित वाले प्रश्न होंगे। और हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो भी प्रश्न है उसके सामने उसके नंबर जुड़े हुए हैं कि ये कितने नंबर का प्रश्न है। और ये दो भागों में बांटा गया है। खंड वा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, और खंड वा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। उसके बाद में चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हमारे वो कुछ इस तरह से होंगे कि हमारा खंड आ जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो हमें OMR सीट में भरना होंगे। तो पूरा पैटर्न सेम रहेगा इसी तरीके से। जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हमें OMR सीट में भरना होंगे। जो जैसे जैसे प्रश्न हैं वो आप अपने हिसाब से देख के भर लेंगे OMR सीट में, उसको अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे खंड वा। तो खंड वा के अंदर क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक का प्रश्न मतलब ये है यहाँ पे कि जो प्रश्न है हमें उनका वर्णन करना है, उनके बारे में बताना है। तो हमारे यहाँ पे पहली लाइन क्या आती है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक गद्यांश दिया गया है, इसमें हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसी के आधार पर, यानी कि जो हमारा गद्यांश है इसी के आधार पर हमें उन प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं हमारा गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर प्रश्न, ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रश्न 1 नंबर है। यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसी से, यानी कि जो पाठ हम लोगों ने इसके अंदर जो देख रहे हैं, जो गद्यांश इसके अंदर देख रहे हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। तो ये क्या है, गद्यांश है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना है कि ये कौन सा गद्यांश है, पाठ का नाम क्या है और कौन से किताब का कैसे आया है, वो पूरा इसका संदर्भ बना के व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो है, यानी कि जो नीचे लाइनें खिंची हुई हैं, इनका क्या करना है, आपको इनकी व्याख्या करनी है, यानी कि इनको विस्तार से बताना है आपको कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं और इस गद्यांश के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ये पूछ रहे हैं। रेखांकित की व्याख्या करिए। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, यानी कि जो मिट्टी का रूप है। अब इसे हमें व्याख्या कैसे करनी है, तो सबसे पहले समझते हैं रेखांकित अंश। तो हमारा जो अंडरलाइन है वो इन्हीं शब्दों पे है, तो इन्हीं की व्याख्या करनी है, हमें पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। जो रेखांकित है सिर्फ उन्हीं की व्याख्या को करना है। तो समझते हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, यानी कि हम जो मानव जितने भी हैं वो एक कच्ची मूर्ति के समान है। जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मूर्ति के समान हैं। तो क्या है, उन्हें हम लोग जैसा वातावरण देंगे, जैसी शिक्षा देंगे, वो उसी के हिसाब से आगे बनेंगे। अगर हम लोग अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छे बच्चे बनेंगे, अगर शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती है तो वही बच्चे थोड़ा सा शैतान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी भाषा में इसको व्याख्या करनी है। उसके बाद में आगे कहा गया है कि उस रूप करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, यानी कि ये क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे रेखांकित अंश की अगर व्याख्या के मतलब यहाँ पे समझा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे उन्हें जैसा बना लो, चाहे देवता के समान बना लो चाहे राक्षस के समान बना लो, तो क्या करना है, रेखांकित यानी कि जिनके अंदर नीचे लाइन है उनको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। तो ये हमारा 2 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है। तो अब इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संगत है जो हमारे लिए बुरी हो सकती है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें इसी गद्यांश से पता चलेगा। तो हम इस गद्यांश को आगे पढ़ते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी कि अब देखो, इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ के अंदर, यानी कि इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएगा। बस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसी के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए
इसका यहाँ से ये वाला प्रश्न हमारा और यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। यानी कि जो लोग अड़े रहते हैं अपनी बातों पे, हम लोगों को उनकी बात मान लेनी पड़ती है, तो ऐसे में क्या होता है, ये एक बुरी संगत है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो किस तरीके से हम लोगों को इसकी वर्णनात्मक जो है व्याख्या करनी है। तो ये 3 प्रश्न है, तीनों आपको करना है। उसके बाद में एक अथवा में लगा हुआ है। अब यहाँ पे अथवा में एक प्रश्न और लगा हुआ है, अगर हमें यहाँ पे पहले वाले गद्यांश के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे हम अथवा वाले गद्यांश को भी हल कर सकते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इसमें मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसी मध्यम सा दिखने लगता है। तो इसमें क्या है, हमारा दूसरा भी पैराग्राफ दिया, यानी कि दूसरा भी गद्यांश दिया गया हो। अगर हमें पहला ना समझ में आए तो हम दूसरा कर सकते हैं, या फिर इनमें से जो भी हमें पता हो वो हम कर सकते हैं। मेथड क्या है, दोनों का तरीका क्या है, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। प्रश्न भी उसमें बिल्कुल सेम दिए गए हैं। पहला जो संदर्भ है, हम लोगों को संदर्भ लिखना है। दूसरा रेखांकित यानी कि जो रेखा खींची हुई है इसकी व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न हमारा इसी पैराग्राफ के अंदर दिया गया होता है। तो हमें इसके सारे आंसर इसी के अंदर ही मिल जाएंगे, मैं ढूंढना इसी में होगा। तो चलिए पेपर में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 में आता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अभी हम लोग गद्यांश की बात कर रहे थे जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास ये सारी चीज़ें आती हैं। अब पद्यांश की बात कर रहे हैं जहाँ पे कविताएं आती हैं, जहाँ पे कवियों का जिक्र किया जाता है, कवियों की बात की जाती है, उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक आपका जो ग्राफ है, पैराग्राफ जो है वो आपका एक पैराग्राफ गद्यांश से आएगा, एक पैराग्राफ आपका पद्यांश से आएगा। तो अब क्या है, इसमें हमें एक छोटा सा यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जो हमें क्या करना है, बिल्कुल गद्यांश के तरह इसमें भी प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि के नाम बताइए। यानी कि उसमें हमने उसका संदर्भ लिखा था, पाठ का नाम लिखा था, लेखक का नाम लिखा था। उसी प्रकार से इसमें क्या है कि हमें उपयुक्त पद्यांश यानी कि जो दिया गया पद्यांश है इसके लेखक के बारे में लिखना है और कवि कौन सी बात को इसमें कहना चाहता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके बाद में दूसरी लाइन है, हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा हम लोगों ने गद्यांश में किया था सेम उसी प्रकार से हम लोगों को पद्यांश में भी व्याख्या करनी है। किनकी व्याख्या करनी है, जिनके नीचे लाइन खींची हुई है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर आपको इसी के अंदर यानी कि इसी दिए गए पद्यांश के अंदर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोगों को जैसे हमने गद्यांश में आंसर ढूंढा था उसी प्रकार से हम इसका पद्यांश में भी आंसर ढूंढेंगे और हमें मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, शीर्षक और कवि यानी कि उसका जो मतलब है वो क्या है और कौन से कवि ने ये लिखा है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में रेखांकित की जो है व्याख्या करनी है, यानी कि जिसके नीचे लाइनें हैं उसकी हमें व्याख्या करनी है। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो इसी के अंदर दिया गया होगा। उसके बाद में इसी के नीचे हमारा क्या है, अथवा लगा हुआ है। अब अथवा में क्या होता है, जैसा कि हम लोग गद्यांश में पढ़ के आए हैं कि अथवा में हमें एक करना है, चाहे तो अगर हमें पहला पता है तो पहला कर लें, अगर पहला नहीं पता है तो हम लोग अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न सेम रहेंगे, उसी वही तरीका है लिखने का, जैसा गद्यांश में हम लोगों ने लिखा था वैसे ही पद्यांश में लिखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, 3 नंबर के प्लस 2 नंबर के, तो ये 5 नंबर का टोटल आपका प्रश्न है। तो अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जैसा कि अब हम लोग गद्यांश पहले वाले में पढ़ के आए थे कि उसमें गद्यांश था उसका संदर्भ लिखना था, उसी तरीके से ये गद्यांश है और लेकिन ये संस्कृत में है। इसका क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो मेथड वही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें 2 गद्यांश दिए गए हैं जो कि संस्कृत में है। एक आप ये देख सकते हैं, ये पहला वाला, और दूसरा वाला ये वाला गद्यांश दिया गया है। दोनों के दोनों संस्कृत में है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद करना है। और उसके बाद में हमें इसमें
जो है अपना संदर्भ भी लिखना होगा। जो भी इसका संदर्भ बनता है वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आप लोग यहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें एक श्लोक दिया गया होगा, 2 लाइनों का श्लोक है, हमें क्या करना है, इसका संदर्भ यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, इसमें अथवा लगा है, तो इनमें से हमें कोई एक करना पड़ेगा। या तो हम पहले ये कर लें, अगर ये नहीं पता है तो हम लोग अथवा वाला कर सकते हैं। जो हम लिख सकते हैं वो हम लोग श्लोक को हिंदी में अनुवाद करेंगे और उसका संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो इसमें है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें कई सारे प्रश्न दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न जो हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से प्रश्न का आंसर पता है। तो जो प्रश्न का आंसर हमें पता है, हमें क्या करना है, उन्हीं प्रश्न का आंसर, एक आंसर आपको लिख देना है। ये टोटल आपका जो है 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का है, 3 नंबर का आपका उसको करना है। 3 नंबर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आधे पेज में करना है, 1 पेज में करना है, कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से जैसा आपको आता हो उस तरीके से आप लोग उसको लिख सकते हैं और आप लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि आपका खंड का है, खा है और गा है। इनमें से हमें जो भी प्रश्न आता है हम उस प्रश्न को लिख देंगे और हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें और भी इसी तरीके के प्रश्न हैं। तो जो आपको प्रश्न समझ में आए वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और उनका संदर्भ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो जिन लेखक का हमें परिचय पता है, उनके बारे में पता है, उनकी रचनाओं के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे, उनका जो है पूरा परिचय लिख देंगे। लगभग 1 पेज में आप लिखेंगे क्योंकि ये 5 नंबर का है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम अगर लिखते हैं तो 1 पेज में तो लिखना ही चाहिए। बाकी आप जितना बढ़ा के लिख सकते हैं उतना अच्छा है, नहीं हो सकता है तो आप कम से कम 1 पेज में तो लिखें। जैसे इसमें नाम दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें जो भी पता है हम उसका आंसर लिख देंगे। यानी कि 3 नाम हमारे लेखक के दिए गए हैं, तो जिसका भी हमें परिचय पता है उनका हम परिचय लिख देंगे, उनकी रचनाओं के बारे में लिख देंगे, उनकी जन्म कहाँ हुआ था, उनका मृत्यु कहाँ हुई थी और वो कहाँ से पढ़े थे, उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पूरे परिचय में। तो ये हमारे एक प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर का पूरा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमारा खा में आता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसा हम लोगों ने गद्यांश में देखा वैसे ही यहाँ पे पद्यांश में भी है। पद्यांश में क्या है कि हमें यहाँ पे किसी कवि के जीवन परिचय के बारे में लिखना है और गद्यांश में हमें किसी लेखक के बारे में लिखना है। ये भी हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 नाम दिए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास है, राम नरेश त्रिपाठी हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। तो इनमें से हमें जो भी आता हो उनका क्या करना है, उनका हमें जीवन परिचय लिखना है। संक्षिप्त में लिख दीजिए, जितना आपको आता है उतना लिख सकते हैं और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में लिखिए, कहाँ रहते थे, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की, कहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया, ये सारी चीज़ें आप बड़ा तमक लिख सकते हैं, वर्णन करके लिख सकते हैं कि उनने कौन कौन सी उनकी जो है कविताएं हैं, कौन कौन सी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, उनका उल्लेख करके बता दीजिए। या फिर वो किस विधा के कवि हैं या किस चीज़ के कवि हैं, किस बात पे क्या लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप विस्तार से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 8 है। तो इसमें है अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक प्रकार का एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि एक प्रार्थना पत्र लिखना है और इसमें अथवा में दिया गया अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आपको किस तरीके से क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र आपको लिखना आता ही होगा। अथवा लगा हुआ है, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, आप इसमें से कोई एक
कर सकते हैं। स्कूल वाला बहुत ही आसान होता है, सभी लोग जानते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय, उसके आगे जो भी आपका स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिखे और अपनी बात को लिखेंगे विषय बना के। जैसे हमारा विषय क्या है यहाँ पे, शुल्क माफ़ी, तो यहाँ पे हमारा शुल्क माफ़ी जो है वो हमारा विषय है, तो विषय में शुल्क माफ़ी लिखेंगे और महोदय निवेदन इस प्रकार है। इस तरीके से आप अपने पूरे एप्लीकेशन को यानी कि पूरे प्रार्थना पत्र को लिख सकते हैं, जो कि आपका 4 नंबर का है। एक पेज में पूरे आएगा, पूरे एक पेज में आपको ये पूरा प्रार्थना पत्र लिखना है, साथ साथ में अपना नाम भी मेंशन करना है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ से हमारी संस्कृत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्ति, यानी कि भारत की संस्कृति की क्या विशेषता है, हमें ये बताना है। इसी तरीके से आपके संस्कृत में प्रश्न दिए गए होंगे, उनमें से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। जो आपको पता हो वो आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। ये प्रश्न आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा, यानी कि 2 प्रश्न है तो आपके टोटल मिला के 4 नंबर के ये प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिख सकते हैं आप लोग, जल संरक्षण है, मेरी प्रिय पुस्तक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान। यानी कि हमें इतने टॉपिक दिए गए हैं, इतने विषय हमें दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विषय पे हमें क्या करना है, विस्तार से निबंध लिखना है, जो हमारा 7 नंबर का है। यानी कि ये निबंध हमारा 7 नंबर का है। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं उतना बढ़ा के लिखिएगा, जिससे आपको आगे फ़ायदा रहेगा कि आपने जो लिखा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप जितना बढ़ा के लिख सकते हैं उतना बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो पूरा हो गया है। तो पेपर का जो मेथड है वो आपका बिल्कुल सेम आएगा। आपका जो पेपर लिखने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का कोई भी सीरियल ब्रेक नहीं करेंगे, नंबर का विशेष ध्यान रखना है और इसी तरीके से आप अपने पेपर को समझेंगे और हल कर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेपर पूरा समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों के साथ में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर अच्छा हो, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।